शरारतों में क्या करते थे आप? टाउनशिप जैसा मैंने कहा ना, तो हम्म। स्कूल भी वहीं था, रहते भी हम सब वहीं थे। हम्म। तो किसी के यहाँ आम का पेड़ होता था, हम्म। किसी के यहाँ बेरी होती थी, हम्म। और हमारे खबरी हर तरफ फैले हुए रहते थे। तो खबरी आके खबर लाते थे कि ये C96 में वो पक गए। आम आम आ गए हैं। हम्म। तो जैसे ही पता चलता था, हम 1-2 क्लास बंक मार के हम्म। हमारी टोली निकलती थी, हम्म। और वहां से फिर कहीं से आम तोड़ना, कहीं से बेर तोड़ना, हम्म। ये वो बचपन में वो चोरी का हाँ, अलग मजा था। जी बिल्कुल। तो कभी कोई पीछे भी पड़ जाता था मालिक, हम्म। कभी पकड़ भी लिए जाते थे। तो फिर हम्म। डांट डपाट करके छोड़ देते थे। कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, बस दिल के किसी कोने में ठहर जाती हैं। कभी मुस्कान भरकर लौटती हैं, तो कभी चुपचाप आंखें भिगो जाती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है यादें अनलिमिटेड, अनकही कहानियां जिंदगी की। आज हमारे साथ हैं विवेक काने जी, जिन्हें साहित्य की दुनिया सहज के नाम से जानती है। गुजराती और उर्दू के एक संवेदनशील कवि, लेखक और अनुवादक, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भावनाओं को बेहद सरल और गहराई से व्यक्त किया है। अनुभूति और कठपुतली जैसे उनके साहित्यिक कार्यों ने उन्हें आधुनिक गुजराती कविता में एक खास पहचान दिलाई है। गुजराती गज़ल कविता में उनके योगदान के लिए 1999 में शायदा अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत रत्न, पीवी काने अवार्ड 2011 और मरीज अवार्ड 2012 में भी मिल चुके हैं। साहित्य के साथ साथ वे स्ट्रेटेजी और लीडरशिप के एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हैं, जिनका अनुभव 50 से अधिक देशों तक फैला हुआ है। आज उनसे उनकी जिंदगी की कुछ अनकही यादें सुनेंगे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अगर हम आपके बचपन के उस दौर में लौटें जब आप भावनगर से वडोदरा आए, स्कूल, गली के खेल, माता पिता का असर, तो वो पूरा बचपन कैसा था? कितने भाई बहन हैं? कौन कौन सी चीजें हैं जो आज भी आपके अंदर कहीं जिंदा हैं? मैं वैसे बहुत खुशनसीब रहा। जी। ये बचपन मेरा जो गुजरा, हम्म। विशेषतः 72 के बाद। राइट सर। 72 में पिताजी भावनगर से वडोदरा आ गए, हम्म। और अब तो खैर रिलायंस हो गया, लेकिन उस जमाने में वो IPCL हुआ करता था, हाँ, राइट। हाँ। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पिताजी ने वहाँ ज्वाइन किया था एज ए सीनियर इंजीनियर। और हम रहते थे IPCL की टाउनशिप में। अच्छा। तो टाउनशिप एक बहुत ही एक अलग माहौल होता है। आपने शायद अनुभव कभी किया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप सोचिए कि एक ही जगह पे काम करने वाले सभी लोग उसी टाउनशिप में रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, सारे बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, स्कूल भी वहीं पर है, सारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जी। आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा गांव है जो कि आधुनिक है। आधुनिक गांव, उसमें सब कुछ है, रास्ते साफ सुथरे, पेड़ पौधे, गार्डन्स, स्कूल, स्विमिंग पूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यू नेम इट एंड एवरीथिंग इज देयर। सिर्फ सिटी से दूर है, इतनी ही बात है। उस लिहाज से मैं उसको गांव कह रहा हूँ। अच्छा। और सेल्फ सस्टेन्ड है, इसलिए गांव। तो ऐसी जगह पे मेरा बचपन गुजरा जी। तो स्कूल की तो बातें वो कभी भूल नहीं सकते आप। थोड़े अलग भी थे, थोड़े शरारती भी थे। अच्छा। मतलब कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता था कि इस हफ्ते प्रिंसिपल की केबिन से बुलावा ना आया हो। अच्छा। तो शरारतों में क्या करते थे आप? शरारतें भी बड़ी अलग किस्म की थी। अब जैसे स्पोर्ट्स का माहौल भी था हमारे यहाँ। स्विमिंग करते थे हम, बास्केटबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, सारी सुविधाएं थी स्कूल के अंदर। और एक स्पोर्ट्स रूम था जहाँ पे सारे इक्विपमेंट रहते थे स्पोर्ट्स के। तो हम किसी तरह से उसकी चाबी मैनेज कर लेते थे। अच्छा। और फिर धीरे से उसको खोल के उसमें से वो जेवेलियन वगैरह होते हैं ना, जो जेवेलियन थ्रो के लिए इस्तेमाल होते हैं, भाला फेंक, वो फिर वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए वो हेवी से बॉल होते थे, लेदर कवर वाले जी, इसको मेडिसिन बॉल कहते हैं जी, वो निकाल लेना, ये जेवेलियन निकाल लेना। तो एक बार तो ये सब निकाल के हम, वो स्कूल के पीछे एक पेड़ था आम का,
उसके ऊपर एक गोल टारगेट बना के अच्छा। दूर से जेवेलियन फेंक के मार रहे थे। सो हमारे एक जितमान सिंह थे, वो पीटी टीचर थे, उन्होंने देख लिया और फिर जो क्लास लगाई है सबकी, उनका डांडे का अंदाज भी गजब का था। वो यूपी से थे। अच्छा। तो आइंदा किसी ने अगर ऐसी हरकत की तो मैं खाल में भूसा भर दूंगा। इस अंदाज में डांटते थे। पुराने टीचर ऐसे हुआ करते थे। हाँ, तो इस तरह की शरारतें। फिर टाउनशिप, जैसे मैंने कहा ना, तो स्कूल भी वहीं था, रहते भी हम सब वहीं थे। तो किसी के यहाँ आम का पेड़ होता था, किसी के यहाँ बेरी होती थी, किसी के यहाँ पपीता होता था, किसी के यहाँ अमरूद होते थे। और हमारे खबरी हर तरफ फैले हुए रहते थे। तो खबरी आके खबर लाते थे कि ये C96 में वो आम आ गए हैं। तो जैसे ही पता चलता था, हम 1-2 क्लास बंक मार के हमारी टोली निकलती थी, और वहां से फिर कहीं से आम तोड़ना, कहीं से बेर तोड़ना। ये वो बचपन में वो चोरी का अलग मजा था। तो कभी कोई पीछे भी पड़ जाता था मालिक, कभी पकड़ भी लिए जाते थे। तो फिर डांट डपाट करके छोड़ देते थे, तो दूसरी बात है। लेकिन ये इस तरह की सारी शरारतें हमारी होती थी। क्लास में भी शरारतें होती थी, उसमें फिर जैसे मैंने कहा, प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता था। हफ्ते 10 दिन में एक आध बार अगर चक्कर नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगता था। हाँ, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि हमारी वजह से हमारे पिताजी को या माँ को बुलाना पड़े स्कूल में। जी, अच्छा। उतनी हद तक नहीं था, आप ही निपटा लेते थे। ना, हम निपटा लेते थे। तो ये था बचपन। और उसमें फिर अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते थे, तो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग दोस्त हुए। अच्छा। अब जैसे हमारा स्विमिंग का सर्कल आज भी है। अच्छा, तब से? तब से आज भी हम लोग सब टच में हैं। अच्छा। स्विमिंग वाले सब यहाँ रहते भी नहीं है, कई लोग तो चले गए, लेकिन फिर भी टच में हैं। शाम को स्कूल से वापस आने के बाद क्या, तो फिर वो सत्तोड़ियो। अच्छा, वो आप खेले हैं कि नहीं कभी? बिल्कुल, मैं खेला हूँ ना। वो जो 7 पत्थर रख के उसको फिर, हाँ, एक लाइन बना के वहां से उसको मारना है, और फिर बॉल दूर जाती है तो आपको उसको फिर से अरेंज करना है, फिर आप जीत जाते हैं। इस तरह के खेल। कभी मूड आया तो हॉकी खेल लेते थे गार्डन के अंदर। अच्छा। कॉर्क बॉल लेके। अच्छा, तो जिससे भी टेनिस क्रिकेट खेलते हैं लाइक। हाँ, वैसे। और कभी बारिश में फुटबॉल, वो गार्डन है, लॉन है, गोल पोस्ट नहीं बने हुए हैं। अच्छा। वो तो आप इमेजिन करके चप्पल ओपल लगा के चलो ये गोल। अच्छा। और फिर बारिश में जो फुटबॉल खेलने का मजा था उस जमाने में, वो कमाल का था। आप फिसलते भी थे, गिरते भी थे, घर आने तक तो ऐसे हो जाते थे कि कोई पहचाने नहीं आपको। बट वी वर रियली लकी कि ऐसे माहौल में सारा बचपन हमारा बीता। घर में कौन कौन थे, भाई बहन? मेरा एक छोटा भाई है, एक छोटी सिस्टर है। वो सिस्टर मेरे बाद वाली है, 5 साल छोटी है मुझसे। अच्छा। राखी उसका नाम। और छोटा भाई है, उसका नाम है, ऑफिशियल नेम पार्थ मित्रा है। अच्छा। लेकिन घर में हम उसको सुमित बुलाते हैं। अच्छा। वो मुझसे 8 साल छोटा है। तो वो भी साथ थे, लेकिन वो थोड़े से छोटे थे। अच्छा। तो हमारी इन सारी शरारतों में वो नहीं होते थे, हम दूर रखते थे। अच्छा। वो होता है ना कि वो कहीं जाके चुगली ना करते घर पे, इस तरह का थोड़ा सा, तो घर पे ना बोले। हाँ, घर पे ना बोले, इसलिए वो रहता था। हमारे बाकी दोस्त भी छोटे भाई बहनों को इन्वॉल्व नहीं करते थे इन सारी शरारतों में। नहीं, लेकिन भाई बहन जब साथ रहते हैं तो कभी कुछ ऊंच नीच होती रहती है, तो भाई बहनों से कुछ झगड़ा वगैरह आपसे डरते थे? सब बड़े थे तो नहीं, झगड़ा कब होता है कि जब उम्र थोड़ी से आसपास में हो, साल 2 साल 3 साल ऐसा डिफरेंस हो, तो कभी कभार झगड़ा होता है। लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस हो तो फिर झगड़े का सवाल नहीं आता। फिर आप मतलब आप लोग डरते हैं, फिर बड़े भाई हैं? डरते नहीं, लेकिन यू बिकम प्रोटेक्टिव रादर देन यू फाइट विद देम। तो वो अलग बात थी। ऐसा कहते हैं कि वैसे तो माँ बाप जो होते हैं वो सबको समान नज़र से देखते हैं। हाँ। लेकिन फिर कभी ऐसा भी होता है कि कोई लड़का या लड़की जो है उनको प्यारी होती है। आपका कैसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सबको ही समान नजर से ही देखा जाता था।
कोई ये लड़का है, ये लड़की है, या ये प्यारा है, ये प्यारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। नथिंग लाइक दैट। मैं बात कर रहा था कि जैसे बचपन की आपने बताई हाँ। बहुत सारी बातें, ऐसा होता है कि जैसे माता पिता और शिक्षकों का जो प्रभाव आप पे रहा वो कैसे याद आता है? माता पिता का तो मेरी परवरिश में इतना ज़्यादा असर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी माँ जो है वो आर्टिस्ट थी। अच्छा। शी वॉज ए पेंटर हरसेल्फ एंड शी वॉज ए सिरामिक आर्टिस्ट। तो मुझ पे जो कला के संस्कार हुए, मेरी कला दृष्टि जो विकसित हुई, बेसिक कला दृष्टि कि चीज़ों को किस तरह से देखना है, कुदरत से प्यार करना, ये माँ ने सिखाया। कभी ले जाती थी, देखो ये पौधा देखो, इसके पत्ते देखो कितने मुलायम हैं, छू के देखो जी। ये देखो ये पेड़ कैसा है, ये पेड़ देखो, इस पेड़ पे इतने बड़े बड़े कांटे हैं पूरे पेड़ में, इस पे कोई चढ़ नहीं सकता। तो इस तरह से जो जुड़ाव होता है नेचर से, वो मैंने माँ से सीखा। और उनकी कला दृष्टि, हर सेंस ऑफ कलर, हर सेंस ऑफ व्यूइंग थिंग्स डिफरेंटली, वो सब मेरी माँ से मेरे में आया। और पिताजी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, तो उनके पास से शुरू से मुझे रीजनिंग मिली। अच्छा। उनकी जो रीजनिंग की जो कैपेबिलिटी थी वो गजब की थी। तो शुरू से ही वो उनको देख देख के मेरी रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो गई। रीजनिंग, कैसे किसी चीज़ को स्ट्रक्चरली सोचा जाता है, कैसे कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है जी। ये सारी बातें। और वो तो आप तो उनको जानते ही हैं, बहुत सारी साइंटिस्ट थे खुद। ही वॉज ए ग्रेट लीडर हिमसेल्फ। और गीता का उनका बहुत अध्ययन था, सारे धर्मों के बारे में उनको ज्ञान था। तो वो सारी बातें जो मुझे विरासत में मिली, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। सबको ऐसे पेरेंट्स नहीं मिलते जी, सही बात। कि जो एक चीज़ यहाँ से मिल गई, एक चीज़ वहाँ से मिल गई, हाँ उसका मैं उपयोग कितना कर पाया वो मैंने अपने हिसाब से किया, लेकिन वो एक भाग्य की बात होती है। अच्छा, दोस्तों का जिक्र आपने किया, तो उस वक्त के जो दोस्त थे, वो जो पूरी मंडली आपकी थी, हाँ, तो वो अभी उनमें से कितने साथ हैं आपके? उनमें से बहुत कम साथ हैं। कुछ विदेश चले गए, कुछ बाहर गांव रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। मैं खुद यहाँ नहीं था कई साल। अच्छा। 12 साल मैं भी यहाँ नहीं था। ओके। 2002 से लेके 2012 तक। अच्छा, अभी बाहर ही थे। हाँ, आजकल के ज़माने में बाहर जाना ही पड़ता है ना। बड़ौदा में थाली में ले आके कौन आपको कुछ परोसेगा? आपको अगर ग्रो करना है तो बाहर तो निकलना पड़ता है। तो संघर्ष के उन दिनों को याद करते हैं तो क्या याद आता है आपको? संघर्ष के दिनों में तो संघर्ष पहला तो यही था कि आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो वही एक बड़ा संघर्ष होता है आपके लिए। आप बाहर तो कभी निकले नहीं, पहली बार बाहर निकले हो, नई जगह गए हो। अब आप समझ लीजिए कि जो बड़ौदा में ऐसे माहौल में बढ़ा हुआ इंसान है जी। आप समझ लीजिए वो अचानक बम्बई चला जाता है, उसकी हालत क्या होगी? वो कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ है। आपको उसके साथ एडजस्ट होते होते पसीने छूट जाते हैं। मैं वही पूछ रहा था कि क्या याद आता था वहाँ पर आपको? बिछड़ कर जाता है घर से एक ऐसा लड़का जो माँ बाप के संरक्षण में रहता है, हर वक्त उसको हर चीज़ मिल जाती है, हाँ। फिर आप छोड़कर जाते हैं, तो वो उस वक्त क्या याद आता था आपको? याद तो ये आता था यहाँ कितना सुकून था, आराम की जिंदगी थी, भागदौड़ नहीं थी। अच्छा। और अब भागदौड़ हो गई है, और भागदौड़ होने के बाद भी उसका फल क्या मिलेगा आपको मालूम नहीं है। प्रोफेशनल दुनिया है, बाहर की दुनिया है, आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है जी। आपको जो करना है खुद करना है। तो उसकी भी अपनी एक चैलेंजेस होती है, लेकिन उसका मजा भी होता है कि आप अपने आप सब मैनेज कर रहे हैं, आप अपने आप अपना रास्ता निकाल रहे हैं। तो हाँ, कठिनाइयाँ तो होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें से भी आप जब अपना रास्ता निकाल लेते हैं और कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तब एक अलग किस्म का संतोष आपको मिलता है। वो कुंदन बनने का प्रोसेस है पूरा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अलग अलग ढंग से, और इसमें से हर किसी को गुजरना ही पड़ता है, कोई और चारा होता नहीं।
मेरा सवाल वही था कि हम्म, बचपन की हम बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, फिर एक दौर आता है कि जिसमें हम अपने आप को विवेक गाने बनाने में लग जाते हैं, और हाँ तो वो एक जो दौर होता है वो बड़ा संघर्षशील होता है। हाँ तो उसमें जो संघर्ष बताया आपने कि 12 साल हाँ बाहर रहकर आए हाँ और अब फिर बाद में एस्टेब्लिश किया अपने आप। तो हाँ, मेरा वापस सवाल ये है कि डांट का बताया आपने, हम्म, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं अनिल काने साहब को जानता था क्या, हम्म, पर मैं जैसा जानता था हम्म, तो वो अनिल काने साहब जो दिखते बड़े सख्त थे, हम्म। तो आपके लिए कैसे थे? कड़क गुस्से वाले या मुलायम, या भाई बहन की लड़ाई में कभी मार पड़ती थी, या फिर ऐसा कुछ भी हो पहले तो कैसा था कि कुछ भी कोई सुनाई दे तो कुटाई पिटाई के बगैर काम नहीं चलता था उस जमाने में। नहीं, कुटाई पिटाई की तो हमारे यहाँ कोई रिवाज ही नहीं था, कोई ऐसी लकी परंपरा रहे। नहीं। हाँ, और पिताजी का क्या था, वो अपने काम में बिजी बहुत रहते थे। कैसा रिश्ता था उनके साथ में? वही कह रहा हूँ, हम्म। बिजी बहुत रहते थे, हम्म। इसलिए हमारे लिए वक्त उनके पास बहुत कम होता था। कई बार तो ऐसी नौबत आती थी कि उनको ये भी याद नहीं होता था कि ये अपना लड़का पढ़ता कौन से स्टैंडर्ड में है। हम्म। यहाँ तक हम्म। बात थी। तो आप मिस लेकिन करते थे उनको? मिस तो जरूर करते थे, हम्म। पर बचपन में ये ख्याल दिमाग में आता नहीं है। हम्म। यू टेक इट के बे, ये तो ऐसा ही होता है, हम्म। लाइफ इज लाइक दिस। पिताजी तो बिजी रहेंगे ही ना, हम्म। तो मतलब ये आपके मन में नहीं आता कि वो मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे। हम्म। ये सब अब आपको लगता है कि तब नहीं निकाल रहे थे, हम्म। उस वक्त आपको नहीं समझ में आता। आज विवेक खुद पिता है, हम्म। आपको कैसा लगता है? मैं आपने कोशिश क्या करता हूँ। किया, आपने क्या किया? मतलब मैं ये पूछ रहा मैंने हूँ कि नहीं, काने साहब ने जो नहीं किया हो, तो वो क्या विवेक काने साहब ने? मैं वक्त निकालता हूँ हम्म। बच्चों के लिए। अब बड़ा बेटा तो मेरा अमेरिका में है अभी। हम्म। ही डिड इज MS रोबोटिक्स अच्छा। फ्रॉम वर्जीनिया ओ। टेक, और अब वो पिछले 2 सालों से जो भी एविएशन में है। जी। ओके। दे मेक बढ़िया फ्लाइंग बात। कार्स। हम्म। तो अभी आपने चर्चा बहुत हो रही है, सुना होगा, फ्लाइंग टैक्सीज। जी हाँ। फ्लाइंग टैक्सीज आ रही हैं। जी जी जी। तो फ्लाइंग टैक्सी बनाने वाली जो कंपनी है, हम्म। दैट इज जो भी एविएशन। अच्छा। सोपान उसमें काम करता है, मेरा बड़ा बेटा। उसने भी अपना स्ट्रगल किया है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, हम्म। बेचारे ने कितनी मेहनत की थी पढ़ाई में, हम्म। ये वो। हाँ। और छोटा बेटा है नचिकेत, हम्म। ही इज इनटू हिज फाइनल ईयर ऑफ साइकोलॉजी जी। एंड ही प्लेज फुटबॉल, इज ए हम्म। गोलकीपर। तो अपनी MS यूनिवर्सिटी की टीम में भी है, अच्छी बात है। और नेशनल्स भी खेल के आया है 2 बार। हम्म। बट ही इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो अच्छा। आगे चल के वो ही हैज डिसाइडेड टू गो इनटू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। हम्म। बट I have spent more time with my children than what my हम्म। father spent with me. हम्म। लेकिन मैं आपको उनकी एक बात बताता हूँ, हम्म। पिताजी की। हम्म। जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर था, हम्म। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, अब जाहिर बात सी बात है कि जरूरत पड़ेगी तो आप पैसे मंगवाएंगे घर से। हम्म। जब भी कहता था पैसे भेज देते थे, एक सवाल पूछते थे, हिसाब रखते हो ना? मैं कहता था हाँ रखता हूँ, हालांकि मैं रखता नहीं था। रखते रहते। लेकिन उन्होंने कभी मांगा नहीं हम्म। कि लाओ दिखाओ हम्म। कहाँ पैसे खर्च हुए, नेवर। तो वो एक ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता था। मतलब मुझे मालूम होता था जब ऐसा सवाल पूछा जाता है ना, तो भले ही आप हिसाब ना रखो, फिर भी एक आपके कॉन्शियस में वो बात बैठ जाती है कि मुझे अनाप शनाप खर्चा नहीं करना। हाँ बिल्कुल। और वो ट्रस्ट होता है पिता का ट्रस्ट। एक पुत्र के लिए, हाँ, और वो सिर्फ जांचता रहता है अनजाने में कि तो वो एक सवाल पूछना ही काफी होता है। आपके मतलब लिए फिक्र तो बढ़ जाती है। तो वो उनको मालूम था कि हाँ बोल रहा है, ये रखता नहीं है, तो उन्होंने कभी मांगा भी नहीं। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग था। अच्छा, फिर अब मैं थोड़ा आपके शौक की तरफ ले जाऊं, फिर वापस अपनी ज़िंदगी की कहानी पूछूंगा। एक दौर था, मैंने कहीं पढ़ा आपका, आपके रिपोर्ट्स में, कि पुणे का वो दौर जब संगीत और गज़लों का से आपका रिश्ता गहरा हुआ। हाँ, वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? सवाई गंधर्व जैसे महोत्सव, हाँ, बेगम अख्तर, गुलाम अली, जगजीत सिंह जैसे फनकारों को सुनना, इन सब ने आपको अंदर से कैसे बदला? अंदर से बहुत समृद्ध किया मुझे। इट एनरिच्ड मी। जैसे आजकल तो सवाई गंधर्व का फॉर्मेट बदल गया जी। सवाई गंधर्व जब हम सुनने जाते थे, जहाँ मैं वहाँ जब मैं पढ़ता था, और उसके बाद
रहा भी कई साल तक। तो 3 दिनों का फेस्टिवल होता महोत्सव, था। हाँ। और फेस्टिवल यानी कैसा, शाम को 7-8 बजे से ही शुरू हो जाएगा और सवेरे 8 बजे तक चलेगा। अच्छा, पूरी रात? हाँ, ऐसी 3 रातें हैं। अच्छा। और उसमें सारे हिंदुस्तान में से बड़े बड़े गाने वाले, बजाने वाले, इवन नर्तक, ये सब लोग आते थे और ये 3 दिन का महोत्सव होता था। उससे जो आपकी सारी कला दृष्टि बदलती है, उसका खुद मैंने अनुभव किया है उसको। जैसे? कि जैसे संगीत कितने प्रकार का होता है, ऐसा मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कांसेन हूँ। तो बेसिकली तो 2 किस्म का होता है, एक तो अच्छा और बुरा। तो बुरे को तो आप छोड़ देते। अच्छा संगीत जो है वो मेरी दृष्टि में 3 किस्म का होता है। अच्छा। एक तो वो संगीत कि जो सुनकर आपके मुंह से वाह निकल जाए, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा संगीत वो है कि वाह तो निकले ही निकले, लेकिन आप स्थिर बैठ नहीं पाए। आप डोलने लगेंगे, खड़े हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, एक्साइट हो जाएंगे कि क्या है यार, ये बात है। वो दूसरे किस्म का संगीत है। और तीसरे किस्म का जो संगीत है वो ऐसा होता है कि अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाएगी, आप अंतर्मुख हो जाएंगे, आपकी आंख में नमी आ जाएगी, आप दाद देना भूल जाएंगे और कभी कभी तो आंसू निकल आएंगे। इस तरह का संगीत। तो मैंने इन बड़े बड़े लोगों को जो सुना, उन सभी के पास से मुझे ये देखने को मिला कि ये तीनों प्रकार के संगीत मुझे उनका अनुभव इन लोगों से मिला। सवाई गंधर्व हो या ये सारे नाम जो आपने बताए, हाँ। बेगम अख्तर से लेकर मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली, जगजीत सिंह, सभी को सुना, तलत अजीज, बहुत सुना। और वो एक तरह से मेरे लिए रियाज था मेरी कविता का। क्योंकि कविता में एट द एंड ऑफ द डे क्या है, लय है। लय कहाँ से आती है? संगीत से। बिल्कुल। तो जब तक आपकी कविता में लय नहीं है, छंद नहीं है, तब तक आप अच्छी कविता नहीं कह सकते। तो ये सारे संस्कार थे। अगला सवाल मेरा वही है जी कि सुना है विवेक काने साहब बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे सुनने और देखने वालों के लिए 2 लाइन अगर गुनगुना देते तो, जो आपको पसंद है। तो आपको एक मेरी गुजराती गजल सुनाता हूँ। जी प्लीज। तरन्नुम शोभा गुरुटू जी की है। जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैम जैम सांझेम सरेम रातमा धीरे धीरे आवतो जाऊं असल पाठमा धीरे धीरे मारा तलसाटनो अंतिम छे तबक्को जाने मारा तलसाटनो अंतिम छे तबक्को जाने जो तो जाऊं छूं तने जातमा धीरे धीरे जैम जैम सांझेम सरेम रातमा धीरे धीरे आवतो जाऊं असल
पाठमा धीरे धीरे। बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। कोशिश थी, पता नहीं। ये जो कविता है वो आपकी लिखी हुई है? जी जी, ये मेरी गज़ल है जी। और इत्तेफाक से ये शोभा गुरटू जी की गज़ल जब मैंने सुनी, वो उनकी ओरिजिनल गज़ल है, गर्मियाँ हसरतें नाकाम से जल जाते हैं। अच्छा। तो उसकी तरन्नुम मुझे इतनी पसंद आई और वो तरन्नुम मेरी गज़ल पे ज़्यादा फिट बैठती है। अच्छा। गर्मियाँ हसरत से भी अच्छी। तो फिर मैंने उठा ली। जी। अभी ये बताइए कि आप विवेकानंद जी से सहज कब हुए? वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। ऐसा है कि मैं उस जमाने में, बहुत साल पहले की बात है, अपना तखल्लुस जैसे होता है ना, बेफाम बेकार, उस तरह का मैंने रखा था, बिस्मार, और मैं उससे लिखता था। तो कुछ लोग बोलते भी थे, यार ये क्या तखल्लुस रखा है, इसको बदल दो यार, अच्छा नहीं है। तो मकरंद भी तखल्लुस ढूंढ रहा था, तो उसने मुझे पूछा कि यार कोई अच्छा सा तखल्लुस बताओ मेरे लिए। तो मैं सोच रहा था, ये वो करते करते एक सहज दिमाग में आया मेरे। तो मैंने उसको बोला कि ये तू रख ले, अच्छा है, सहज। तो उसने सुना, उसको कुछ खास पसंद नहीं आया, तो उसने नहीं रखा। फिर उसी में 2 साल गुजर गए। अच्छा। हाँ। फिर मैंने एक दिन उसको पूछा कि भाई देख, ये सहज मैंने तुमको दिया था, तुम अगर नहीं रख रहे हो तो मैं रख रहा हूँ अभी। तो वो बोला कि नहीं, तुम रख लो। जब से मैंने रखा है तब से उसे पसंद है। तो पहले पसंद नहीं होता था। है। हाँ, उसने नहीं रखा। जब से मैंने रखा है तब आप बोले नहीं यार अच्छा था, मैं ही रख लेता। सहज पहले से थे, तखल्लुस के बाद हुए? पता नहीं आज भी हूँ कि नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। मुझे वो आडंबर और दिखावा और ये सब वैसे भी पहले से नफरत है। बहुत अच्छी बात। मैं जैसा हूँ वैसा सहज ही हूँ। उसकी अपनी मुश्किलें होती हैं। आप जब सहज होते हैं तो कुछ लोग आपका फायदा भी उठाते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से भी उसको देखते हैं, कुछ लोग आपको पसंद भी करते हैं। जी। तो ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। आपके दोस्तों में जाहिर सी बात है, आप कविता करते हैं, गज़ल लिखते हैं, तो गज़लें और कविताएं जिन विषयों पर लिखी जाती हैं उसमें ज़्यादातर एक पात्र होता है जिसके प्रेम में या उस तरीके से लिखे जाते हैं। तो आपके उस दौर में कोई कुछ ऐसी घटना घटी थी क्या जो आप गज़लकार बन गए? नहीं, ये मिथ है। ऐसी कोई बात होती नहीं है। किसी को होती होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कुछ तो वजह है तो जो लिखने का मन करता है। नहीं, एक कंपल्शन होता है अंदर से। When you have something to express, जी, you are trying to find out ways। अच्छा। कि मैं कहाँ से अपने आप को एक्सप्रेस करूं। एक्सप्रेस करने के लिए सबके पास होता है कुछ ना कुछ, लेकिन हर एक व्यक्ति का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस होने का। कोई पेंटिंग के माध्यम से एक्सप्रेस हो जाता है, कोई गाकर एक्सप्रेस हो जाता है, कोई कविता के माध्यम से एक्सप्रेस हो जाता है, लेकिन एक्सप्रेस होना जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ बात करके एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो एक्सप्रेशन तो जरूरी है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो प्रेशर कुकर हो जाएगा आपका, और फिर आप एक दिन फटेंगे। तो ये तो जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हों। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब किससे इम्प्रेस हुए कि आपको एक्सप्रेस करना पड़ा, या ऐसी कौन सी बातें जो आप कहना चाहते हैं समाज से? हाँ, वो उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दिया कि ये सारी अंदर की बातें होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि बाहर से कुछ आए और वो आपको प्रेरित करे। आपके अंदर कुछ होता है जो कि बाहर आना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। लेकिन ये कविता में जो अभिव्यक्ति है ना जी, उसके बारे में अनुभूति का आपने जिक्र किया। आपकी एक किताब है। हाँ, वो गुजराती कविताओं का मराठी में भाषांतर है। अच्छा। वो मैंने जिनके साथ किया, वो मराठी के स्टार पोएट मंगेश पाडगांवकर जी, उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला कि मैं काम करूं जी। उसमें ऐसा था कि मैं दोनों भाषाएं जानता था, गुजराती और मराठी।
और पाडगांवकर जी सिर्फ मराठी जानते थे। अच्छा। तो तय ये हुआ कि इतनी कविताएं इनका गुजराती से मराठी में करना है। तो कुछ कविता मैं करूँगा और कुछ मंगेश पाडगांवकर करेंगे। अच्छा। अब मेरी कविताओं में तो मुझे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे दोनों भाषाएं आती थी और मंगेश जी को सिर्फ मराठी आती थी, इसलिए उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। अच्छा। इसलिए मेरा उनके साथ मिलना हुआ कई बार। लेकिन ये बात हमारी शुरू कहाँ से हुई, हम कहाँ पे थे? हाँ, एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, अभिव्यक्ति जिसको कहते हैं ना। उसके बाद एक बड़ी मंगेश जी ने मुझे एक एग्जाम्पल देके समझाई थी कि अच्छा। अभिव्यक्ति किसको कहते हैं। तो हुआ यूं कि एक छोटा बच्चा है जो कि गांव में रहता है। तो एक दिन अपनी माँ के साथ शहर आया, 5-6 साल का बच्चा। शहर में आने के बाद सब सारी चीजें नई है उसके लिए। फिर माँ उसको जू दिखाने के लेके गई। तो वहां उसने सब देखा जी, प्राणी वगैरह। फिर शाम को घर आया तो पिताजी ने पूछा कि क्या देखा शहर में। तो बच्चा बोलता है कि मैंने जू देखा। तो बोले जू में क्या देखा? बोले जू में हाथी देखा। तो पिताजी पूछते हैं कि हाथी कैसा था? अब इस छोटे बच्चे के मन में कश्मकश शुरू हो जाती है कि मैं ये कहूं कि हाथी बड़ा था। तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है जो कि मैं बताना चाहता था कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड, इतना बड़ा हाथी था। तो मैं पिताजी तक वो बात कैसे पहुंचाऊं? तो मैं ऐसा अगर कहूंगा कि हाथी बड़ा था तो वो तो पहुंचेगा नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? चुप रहा। पिताजी ने फिर पूछा, अरे हाथी कैसा था? ये फिर सोच में पड़ गया, ऐसा बोलूं ऐसा बोलूं। फिर चुप रहा। पिताजी ने थोड़ा डांट के पूछा, मैं क्या पूछ रहा हूं, हाथी कैसा था? तब इस लड़के के मुंह से एकदम से निकल गया, हाथी बहुत बड़ा था। अब आप शब्दकोश निकाल के देखेंगे तो बहुत ऐसा कोई शब्द नहीं है। शब्द तो है बहुत, तो बहुत शब्द नहीं है, बहुत एक्सप्रेशन है। इसको कहते हैं अभिव्यक्ति जी। तो ये छोटा बच्चा जो समझ पाया कि मैं सिर्फ बहुत कहूंगा वो काफी नहीं है, उसमें मुझे कुछ करना पड़ेगा तब बात पहुंचेगी। और उसने अपने तरीके से उसने वो एक्सप्रेशन ढूंढ निकाली। अब ये बच्चे ने जो किया वही हम कविता के माध्यम से करते हैं बड़ों के लिए। अच्छा। तो अभिव्यक्ति ये होती है। अच्छा, एक किताब का नाम आपने कठपुतली क्यों रखा? कठपुतली तो मेरी मतलब एक कविता की बुक का नाम कठपुतली कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि मेरी एक गुजराती गजल है जिसका कि रदीफ कठपुतली है। अच्छा। हाँ, वो आप सुना दीजिए पहले मुझे तो वो गजल ऐसी है कि कशुंक साम्य तो छे साचे साच कठपुतली। कशुंक साम्य, साम्य मतलब समानता जी जी। कशुंक साम्य तो छे साचे साच कठपुतली, तने हूँ जोऊं अने जोऊं काच कठपुतली। जी, बढ़िया। आ तारू नृत्य ए मारी ज कोरियोग्राफी, नचाऊं जेम तने एम नाच कठपुतली। अच्छा। हलन चलन नया चैतन्य खेल पूरतू छे, जीवंत होवाना ब्रह्मा न राच कठपुतली। સમાન હક ને વિચારોની મુક્તતા ને બધું, સમાન હક ને વિચારોની મુક્તતા ને બધું જે મારી પાસે નથી એ ન યાચ કઠપુતળી। अरे वाह, अच्छे से बोला। अरे सहज नचावे तने कोक गुप्त दोरी थी, सहज नचावे तने कोक गुप्त दोरी थी ने तारी जेम छू हूँ पण कदाच कठपुतली। तो ये गजल थी। उसी से बोले मुझे टाइटल मिला, संग्रह का नाम कठपुतली। तो मतलब ये उसी टाइप की सारी कविताएं उसमें शुमार हैं अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होता। गजल का क्या है, एक जैसी दूसरी तो छोड़िए आप,
विद इन द गजल, खुद गजल के अंदर ही जो शेर होते हैं वो एक दूसरे से नहीं होते हैं। एक विषय होना जरूरी नहीं है, एक विचार होना जरूरी नहीं है, एक आशय होना जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। विद इन द गजल ईच शेर, हर एक शेर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पोएट्री है। तो ये गजल कठपुतली एक है, वैसे ही बाकी होंगी ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी गजलें अलग हैं, उसमें 51 गजलें हैं और उन 51 में से 17 गजलों का मेरे सारे कवि मित्रों ने आस्वाद कराया है, वो भी कठपुतली संग्रह के अंदर है। मतलब मेरे सीनियर से लेकर मेरे बाद आने वाले तक के लोगों ने। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि जहन में कंफ्यूजन है कि कविता और गज़ल आप जब कह रहे हैं तो आप कविता भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? हर गज़ल एक कविता है, लेकिन हर कविता गज़ल हो ये ज़रूरी नहीं है। वही जानना चाह रहा था। सबसेट है, कविता में गज़ल समाविष्ट है लेकिन गज़ल में कविता समाविष्ट नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्म है। अच्छा, जैसे गज़ल जो है ना, उसका एक फॉर्मेट तय है, उस फॉर्मेट में अगर होगी तभी वो गज़ल कही जाएगी। अच्छा, जैसे दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है जी, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है जी। ये गज़ल बड़ी फेमस गज़ल है, निदा फाजली साहब की, आपने सुनी होगी, जगजीत सिंह ने गाई भी है। तो ये जो फॉर्मेट हुआ ना, ये 2 लाइनें मैंने आपको सुनाई जी, वो दोनों मिलके बनता है एक मतला जी। ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो ये आखिर में जो है रिपीट हुआ, उसको गजल की टर्म्स में कहते हैं रदीफ जी। जो रिपीट होता है वो रदीफ, और रदीफ से ठीक पहले काफिया मिलाया जाता है। जैसे दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, तो खिलौना के साथ सोना का काफिया मिला लिया और है लगा दिया, तो ये हो गए रदीफ और काफिया जी। तो जैसे ही मैंने 2 लाइनें पढ़ी, आपको ये समझ में आ गया राइट कि इसका रदीफ क्या है, काफिया क्या है, क्योंकि आपने पहचान लिया कि है रिपीट हो रहा है, वो रदीफ है, और उससे पहले काफिया मिलाया गया है। तो ये एक बार समझ में आ गया। उसके बाद जब आप अगले शेर पे आते हैं तो उसमें दोनों मिसरे में रदीफ और काफिया होना जरूरी नहीं है, सिर्फ दूसरे में आना चाहिए। अच्छा, जैसे बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, मिसरा खत्म हो गया, रदीफ काफिया नहीं आया। अब वहीं से तो गेम शुरू होता है कि सुनने वाला जो है जो अपनी सीट की एज पे आ जाएगा कि अब न जाने क्या काफिया लाएगा। वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है ना, कि बरसात का बादल तो, ये देखो ये दावा है, कवि ने दावा कर दिया बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने। अब आप सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों कह रहा है, बरसात के बादल को दीवाना क्यों कह रहा है जी जी। तो बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। अरे वाह, तो क्यों दीवाना कहा था वो समझ में आ गया। और सोना खिलौना के साथ भिगोना का काफिया मिला दिया और आगे है लगा दिया जी। तो रदीफ और काफिया दूसरे मिसरे में आ गए, ये हो गया शेर। तो पहले बताया था वो मतला था जिसमें दोनों लाइंस में रदीफ और काफिया था, उसके बाद आया शेर जिसमें सिर्फ सेकंड लाइन पे था। ये गजल का फॉर्मेट है। तो इस तरह से 2-2 पंक्तियों के शेर बनते हैं, और ऐसे मिनिमम 5 शेर अगर हो जाए तो वो गजल मुकम्मल हो जाती है। और कविता में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि सोनेट हो गया, तो सोनेट में 14 पंक्तियां होती हैं, उसमें कभी कभी 4-4-4 और फिर 2। तो पहले 4-4-4 पंक्तियों में आप एक विषय बांधते हैं, समा बांधते हैं सारा, और आखिरी 2 पंक्तियों में चोट देते हैं। अच्छा, ऐसा उसका फॉर्मेट है। तो उसको कहते हैं सोनेट। अच्छा, वो बेसिकली इटली से आया हुआ है, हमारे यहाँ भी उसमें काम होता है। दूसरी एक होता है हाइकू, जो कि जापान से आया था। अच्छा, उसका फॉर्मेट अलग है, उसमें अक्षर गिने जाते हैं। 5 अक्षर की एक लाइन, दूसरी लाइन 7 अक्षर की, तीसरी लाइन 5 अक्षर की, छोटी सी कविता है, बात खत्म हो गई उसमें।
ये एक अलग फॉर्म की कविता है, ये भी कविता है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो छंद में लिखी ही नहीं जाती, छंद की कोई जरूरत नहीं है, मुक्त। अच्छा, वो भी कविता है, फ्री वर्स जिसको कहते हैं। ओके। तो ऐसे कविता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें गजल एक प्रकार है, और वो उस फॉर्मेट में हो तभी उसको गजल कहा जा सकता है, नॉट अदरवाइज। और फिर उसमें मीटर भी होता है, मीटर होना बहुत जरूरी है। मीटर भी अगर आपने शुरू में एक मीटर पकड़ लिया तो पूरी गजल खत्म होने तक ये जरूरी है कि आप उसी मीटर से चिपके रहें। मीटर यानी कितने शब्द होते हैं वो? छंद जिसको कहते हैं ना, अलग अलग छंद होते हैं। जैसे फारसी छंद होते हैं कुछ, मफाइलुन 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 मफाइलुन, ये उसका नाप है। अच्छा, छंद क्या होता है? छंद होता है अलग अलग छंद, यानी अलग अलग नाप की वाणी, नपी तुली वाणी होती है छंद। अच्छा। ऐसे ही कुछ भी कह दिया ऐसे नहीं, वो बिल्कुल उसके नाप उसका ठीक होना चाहिए, वजन जिसको कहते हैं, वजन और बहर जिसे कहते हैं, बहर यानी छंद। तो वो जो नपी तुली वाणी होती है ना, उसी को छंद कहते हैं, और वो अलग अलग होती है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि मफाइलुन 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 मफाइलुन, ये एक मीटर हो गया। अच्छा। जैसे फाइलातुन फाइलातुन फाइलातुन, ये एक मीटर हो गया। तो इस तरह के मीटर्स होते हैं गजल के, और उन मीटर्स में आपको लिखना होता है। लेकिन एक मीटर आपने एक बार पकड़ा एक गजल में, तो फिर आखिर तक वो वही रहना चाहिए। कुछ मीटर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, वो तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, मैं इतनी देर से बातें कर रहा था आपको जिंदगी की, तो आपके चेहरे पे वो चमक नहीं थी जितनी मैंने अभी कविताओं की बात की, तो एकदम आप खिल गए। हाँ। चमक आ गई। हाँ। फिर वापस जिंदगी की ओर चलते हैं। हाँ। और फिर मुरझा जाऊंगा। एक आदत है कि कुछ यादें ऐसी हैं जो पड़ी रहती हैं, उनको याद करें तो हमें भी अच्छा लगता है, और एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ वजन हल्का सा हो गया जिंदगी का। तो अब मैं ये पूछूं कि अगर कुछ काम रह जाते हैं इतनी सारी जिंदगी में, आज हम बैठे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी रह गई होंगी किसी वजह से कि यार ये तो उस वक्त कर लेनी थी, हमें उस उम्र में कर लेनी थी। तो उसी से जुड़ा एक सवाल है कि आज आपके सामने नौजवान विवेक आ जाए तो उससे वो जवानी का काम जो अधूरा रह गया था क्या करवाना चाहेंगे कि चलो वापस जिंदगी की तरफ लौटते हैं? एक गलती मुझसे हुई थी जी, जिसका कि मुझे आज भी बहुत बड़ा मलाल है। पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पर आमतौर पे यह होता है कि आप जब काम शुरू करते हैं, नौकरी पे लग गए समझ लीजिए, तो जब आपकी पहली पगार आती है तो आप जाके माँ के चरणों में रख देते हैं जी, ये रिवाज है। तो वो मैंने नहीं किया था। मतलब मेरे दिमाग में शायद कुछ ऐसा था कि माँ को कुछ जरूरत नहीं है, मेरे पैसे की उसको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं किया था। माँ कभी लेती नहीं है, आप उसको दे भी देते तो आपको वापस ही दे देती, पक्की बात होती है। लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि ये मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। ये एक आप जब पूछ रहे हैं मुझे, तो मुझे याद आ रहा है कि करने जैसी कौन सी चीज मैंने उस वक्त नहीं की थी। पता नहीं, ये एक सोच ऐसी थी मेरे मन में कि उसको जरूरत नहीं है तो मैं क्यों लूं खामखा, जरूरत तो मुझे ही ज्यादा है तो मैं रख लेता हूँ। तो पहली तनख्वाह जो आई वो मैंने रख ली, माँ को नहीं दी। उसका आज भी मुझे मलाल है कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सोच गलत थी, मुझे करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया। और वो अब कभी जा नहीं सकता क्योंकि अब माँ तो रही नहीं। कोई बात नहीं, जहाँ होंगी सुन रहे होंगे आप आज उनसे कह दें कि क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, वही कि उस वक्त मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, लेकिन खैर मैं जानता हूँ कि तुमने उसका कुछ बुरा भी नहीं माना होगा, लेकिन बुरा मुझे तो लग ही रहा है। आपको बुरा लगता है और उन्होंने बुरा नहीं माना होगा, दोनों कितनी अच्छी बातें हैं। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि मेरे से गलती हुई, लेकिन उतना ही विश्वास भी है कि माँ कभी बुरा नहीं मानती। बात सही है, उन्होंने कभी कहा भी नहीं था, और कैसे कहेगी, ऐसा तो थोड़ी कहेगी वो। बाद में मुझे ख्याल आया कि भला ये अच्छा नहीं हुआ।
तो उस विवेक को क्या कहना चाहेंगे जो आपके सामने खड़ा है, पूछ रहा है क्या करूं मैं? नहीं, आप क्या कर सकते हैं? हम्म एक एहसास है हम्म आपके मन में कि हम्म आपने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, हम्म, वो एहसास भी बड़ी बात होती है। जी, बहुत बड़ी। पछतावा जो होता है हम्म उसी से तो आदमी धुलता है। जी। पछतावा एक झरना है हम्म जिसके अंदर आदमी अपने आप को धोता है। मेरा उर्दू शेर भी है एक ऐसा, जी। पाप गंगा में नहाने से कहाँ धुलते हैं, वो तो पछतावे के झरने में धुला करते हैं। वाह, बहुत खूब। ऐसी कुछ जैसे मम्मी के साथ की बातें आपने बताई हैं, पापा के साथ कभी कुछ ऐसा हो गया हो या कभी बात आपको लगता हो कि यार पापा से मुझे ये कह देना चाहिए था या पापा को ये करना चाहिए था, ऐसा कुछ याद आता है? नहीं, ऐसा तो उनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उनको उनके साथ वक्त कम गुजरा आपका। वक्त कम गुजरा, हम्म और ऐसी कभी कोई नौबत आई नहीं कि हम्म कोई टेंशन हो गया हो या बहुत बड़ा मतभेद हो गया हो। हम्म ऐसी नौबत नहीं आई। कान्हे साहब खाली दिखते ही थे, बाकी एक अच्छे नर्म दिल इंसान थे। हाँ, वो बड़े लॉजिकल थे हम्म और उतने ही सेंसिटिव भी थे। जी। तो गरीब लोग जो पिछड़े हुए हैं उनके बारे में भी उनके मन में एक बहुत संवेदना थी। हम्म तो वो भी मुझे विरासत में मिला है। मैं भी जब सोचता हूँ तो अपने से कम दर्जे के लोगों के लिए क्या करते हैं उनके लिए आप? क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? मैं जो है ना, छोटी छोटी बातें होती हैं जी। लेकिन फिर भी वो बड़ी होती हैं। कि ये छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, सब्जी वाले हैं या और कोई है, उनसे कभी मैं भावताल नहीं करता। जो पैसे मांगते हैं वो दे देता हूँ जी। 2 रुपए बचा के। बहुत अच्छी बात है। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला लेकिन उसके बेचारे को परेशानी हो जाएगी। मेरे लिए काम करने वाले लोग, उनको मैं जितनी हो सके हेल्प करता हूँ। किसी संस्था में जाके दान वान करना वो तो करते ही है खैर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको अच्छे पैसे देने चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको दिखता है कि मैं इसको जो पैसे दे रहा हूँ वो उसके काम आ रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से करते हैं, ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं करते। वो किसी ने बहुत अच्छा कहा था, जो दिखता नहीं है लोग उसे खुदा कहते हैं, जो सामने है उसको कोई पूछता नहीं है। सही है। अब ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप देखते हैं कई लोग भीख मांग रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर से ऐसा होता है कि यार बेचारा मांग रहा है, कुछ दे देते हैं। तो लेकिन पैसे देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि फिर वो उसका सारा रैकेट होता है ना, वो भीख मांगने वाला भी किसी का आदमी होता है जी। आप पैसे देंगे तो शाम को उसको जाके जमा करवाने पड़ेंगे कहीं, उसको तो मिलेंगे नहीं। इसलिए फिर मैंने नया तरीका निकाला। वो पार्ले के बिस्किट आते हैं, तो कोई आ गया तो उसको मैं पैसे नहीं देता, गाड़ी में ये सब बिस्किट रखता हूँ पैकेट्स, तो 2 पैकेट उठाए और पकड़ा दिए। तो मैं तो सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी ऐसा ही कीजिए, कभी पैसे मत दो। ये भी मेरे हिसाब से तो सेवा है। अब एक बात तो वहीं से उठी हुई है जहाँ से वैसे दोस्तों की, जो अपना अभी तक दोस्तों की बात नहीं हुई, आपका सबसे पुराना और अभी अच्छा दोस्त का नाम लेना चाहें तो किसको कहना चाहेंगे? एक तो सबसे पुराना दोस्त और अभी सबसे अच्छा दोस्त। बिमल रामाणी जी। वो 2nd स्टैंडर्ड में मेरे साथ हम लोग इकट्ठे आए और तब हम एक ही बेंच पे बैठते थे। और मैं 9वीं कक्षा तक IPCL स्कूल में पढ़ा और 9वीं कक्षा तक हम एक ही बेंच पे साथ बैठे। अच्छा। वो बिमल रामाणी मेरा दोस्त है और अभी अमेरिका में है। मुलाकात होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। और अभी नए दोस्तों में कौन सबसे ज्यादा प्यारा है, पसंदीदा है आपका? नए दोस्तों में तो आजकल तो मकरंद ही है। मकरंद का नाम सुन के थोड़ा मुस्कुराहट आ जाती है फेस पे। हाँ, आनी भी चाहिए क्योंकि सबसे करीब तो वही है अभी आज के नए दोस्तों में। वो नया वैसे भी नहीं है, हमारी दोस्ती भी 88 से है। अच्छा। तो आप नया दोस्त तो नहीं कह सकते। वो बिमल रामाणी जितनी पुरानी नहीं है, वो तो 72, यानी दैट टाइम आई वाज 5।
मकरंद भाई, ये कविता के सिलसिले में आपके नज़दीक आए, हाँ, तो हम लोग उनसे एक कभी कभी बहस नहीं होती कि ये शेर अच्छा नहीं है, वो गज़ल अच्छा नहीं, आज अरे, से कभी ऐसा होती है, बिल्कुल तुनक होती है। मिजाजी होती है, फिर सोल्व कैसे करते हैं आप दोनों दोस्त मिलके? नहीं नहीं, होता है बिल्कुल। हम्म। कभी उसका एक आध शेर किस्सा पसंद नहीं आया, बताइए। कभी मेरा शेर उसको पसंद नहीं आया, हम्म। मैं तो बोल देते हैं ना मुंह पे, हम्म। नहीं ठीक हुआ है। हम्म। दोस्त उसके लिए तो होता है। ऐसा हुआ हो कभी कि आपने डांट दिया होगा, नहीं यार ऐसी बातें मत बोला करो, तो 3-4 दिन नहीं मिले नहीं मकरंद नहीं, भाई, फिर ऐसा हुआ? सवाल ही नहीं है, उन सब बातों से हम ऊपर हैं। हम्म। नहीं, दोस्तों में अक्सर ऐसा होता है, हाँ हाँ सेम प्रोफेशन में होते हैं तो हाँ, थोड़ी टकराहट रहती है। तकरार यानी मतभेद हो सकता है, हम्म। लेकिन मनभेद नहीं होता। कि जैसे बोल दिया मैंने कि भाई यार बकवास गजल लिखी है तुमने, अच्छा, तो हाँ क्या नहीं बोलते हैं मकरंद ठीक भाई? नहीं है, हाँ तो सुन लेता है ना, और सुधार कर लेता है जो मैं बोलता हूँ वो, और ऐसा चांस कम ही मिलता है, हम्म। क्योंकि मेरी तो बकवास होती ही नहीं है। लेकिन बड़े हंसमुख और बहुत प्यारे इंसान हैं। हाँ बिल्कुल। अब वो बातचीत का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। मैंने आपसे बहुत सारी बातें मेरी समझ से की। मैं जानता हूं कि अभी भी आपके पास खूब खजाना है बताने के लिए। कौन सी ऐसी बात रही जो आप बताना चाहते थे या रह गई? अब मैं पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। कुछ अनुभव हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है जी, वो आपको, बताइए सर। उसमें भी शायद मजा आएगा। हम्म। कि जैसे मैं 60 से ज़्यादा देशों में घूम चुका हूँ, हम्म। और उसमें भी कई देश तो ऐसे हैं कि जिनमें मैं मल्टीपल टाइम्स गया हूँ। जी। यूरोप के कुछ देश हैं, जापान है, जी। ऐसे सारे। तो एक बार मेरा जो टूर था वो पहले मैं तुर्की गया, हम्म। और वहाँ से फिर ईरान गया। हम्म। तो तुर्की में हमारा एक बिजनेस एसोसिएट था, वो मुझे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया। हम्म। और उस रेस्टोरेंट में मैंने देखा तो चारों तरफ सूफी पेंटिंग्स लगी हुई थी, हम्म। ऐसे गोल गोल घूमते हुए नाचते हैं, हाँ। उस तरह की। जी। तो मैंने पूछा कि ये सब लोग कौन है और ये क्या मतलब, व्हाट इज द थीम हियर? तो बोलता है कि ये जो हैं वो सारे रूमी और उसके शिष्य हैं। रूबी, हाँ। जलालुद्दीन रूमी, जी। बहुत बड़ा सूफी पोएट। जी, सूफी पोएट। एंड देन दे आल्सो हैड कम टू नो दैट आई एम ए पोएट। तो उन्होंने रूमी की बातें शुरू की सब, और रूमी कितना बड़ा था और कितना महान था, ये वो, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और वो यहीं पे टर्की में कोन्या में उसकी कब्र है, वगैरह वगैरह सारी बातें हुई। उसके बाद मेरा जाना हुआ ईरान। तो मेरी आदत यह है कि मैं बिजनेस के लिए भी जाता हूँ, तो बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी बातें करता हूँ। तो वहाँ के लोगों से मैंने ये जलालुद्दीन रूमी की बात की, और मैंने कहा कि वो टर्किश पोएट, उसका मैंने देखा, तो एकदम खड़े हो गए। टर्किश पोएट, व्हाट डू यू मीन? जलालुद्दीन रूमी वाज ए पर्शियन पोएट, टर्किश पोएट आप कैसे कह सकते हैं? तो फिर मैंने उनको चिढ़ाने के लिए जानबूझ के, तो उसकी कब्र तो मैंने बोला कोन्या में है, टर्की में, आप कैसे कह सकते? नो, वो कब्र होगी उधर, बट शो मी वन लाइन विच ही हैज रिटन इन टर्किश लैंग्वेज। ऑल हिज लाइफ ही रोट ओनली इन पर्शियन। वो तो हमारा पोएट है। मतलब वो ऑलमोस्ट गुस्सा हो गए। तो मतलब देखने वाली बात यह है कि एक पोएट के लिए ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। टर्किश लोग कह रहे हैं कि हमारा पोएट है, ईरानी लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा है। तो हमको मजा भी आता है, हंसी भी आती है कि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे आप, तो मुझे तो ऐसे कोई ओन नहीं करता। मराठी लोग कहते हैं ये तो गुजराती है, गुजराती वाले कहते हैं ये तो मराठी है। तो होता है, समझ की बात है। और कोई किस्सा? एक चीज हमने मिस की बीच में, कि आपने अपने शरीक हयात की बात नहीं की, कि आपका शादी कब हुआ, किस तरीके से, क्या हालात थे उस वक्त? अरेंज मैरिज ही थी, कोई ऐसी, मतलब एक कवि को कभी प्यार हुआ ही नहीं, सब कुछ अरेंजमेंट ही था? नहीं, प्यार हुआ ना, शादी के बाद हुआ। हरियाणवी ऐसा कहते हैं कि हम प्यार करते हैं पर शादी के बाद। वो ऐसा उसमें हुआ कि मेरी बुआ जी पुणे में रहती है। अच्छा। तो उनके नीचे वाले फ्लैट में
एक जोशी करके फैमिली रहती थी जी। तो उनकी बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने बताया हुआ कि मेरी एक नीस है तो उसके लिए अभी लड़का ढूंढ रहे हैं, वो बहुत ऊंची है। तो मेरी बुआ जी ने भी कहा कि मेरा भी भतीजा है वो भी ऊंचा है, उसके लिए भी ढूंढ रहे हैं। तो फिर वहीं पे हमारी मुलाकात फिक्स की गई और हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो लड़की है मेरी वाइफ अपर्णा, वो मैंने देखी हुई दूसरी लड़की है। वो बहुत अच्छी भली थी, वेरी नाइस लुकिंग, अनुराधा नाम था उसका। लेकिन वो हाइट में बहुत कम थी, मेरे साथ कंपैटिबल नहीं थी। तो हम मिले, फिर मैं वापस आ गया। तो मुझे लगा ऐसा कि लड़की तो बहुत अच्छी है, हाइट बहुत कम है, लेकिन मेरे मन में मेरे एक दोस्त का नाम आया, समीर पंडितकर। अच्छा। तो मैंने उसको फोन किया कि यार मैं एक लड़के से मिलके आया हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक लगती है, तो तुम चाहो तो मिलो। तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने फिर उनके पेरेंट्स से बात की। ये भी ब्रिलियंट है मेरा जो दोस्त है वो समीर, IIT कानपुर से ग्रेजुएशन किया, फिर कहीं से और IIM में से MBA वगैरह करके। अच्छा। ही इज ए वेरी बिग शॉट। अमेरिका में कई इंडस्ट्री शुरू की, बेच दी, बहुत सारा पैसा बनाया, अब आ गया वापस। तो खैर वो तो सब साइड स्टोरीज हैं। इनकी भी शादी हो गई, तो इस लिहाज से मैं कह रहा था कि उसको भी मैंने वेस्ट नहीं जाने वेस्ट नहीं किया। और दूसरी लड़की से तो खुद ही शादी कर ली, तो किस्सा वहीं खत्म हो गया। अभी आप इतने बिजी रहते हैं तो सब घर में ठीक रहता है? आजकल उतना नहीं रहता, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि महीने में 2 बार मैं विदेश जाता था जी, एक हफ्ते के लिए। तो करीब करीब 15 दिन में बाहर रहता था। मतलब आज गया, एक हफ्ते में वापस आया, फिर एक हफ्ता यहाँ गुजारा, फिर एक हफ्ते के लिए चला गया, इस तरह से होता था। तो शिकायतों की फेहरिस्त होती थी या कुछ नहीं? नहीं, दैट वे शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा। हो सकता है उसको भी थोड़ी वुसअत मिल जाती होगी। मैंने कहा था जैसे कि आखिरी पड़ाव है विवेक साहब, और आपसे मैंने वो जानने की कोशिश की जो मैं पूछ नहीं पाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि विवेक काने सहज साहब, आप अपने तखल्लुस की तरह ही सहज हैं, बहुत सादा हैं। इतनी सारी बातें की आपने, बहुत अच्छे सहज ढंग से सहज साहब ने जवाब दिया जी। आपने अपनी कहानियाँ ज़िंदगी की बड़े सहज ढंग से हमारे साथ साझा भी की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और इतने सारे ऐसे सवाल पूछे जो कि मुझसे आमतौर पे नहीं पूछे जाते, तो एक अलग अनुभव था मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालों को सराहा। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वो कार्यक्रम जिसका नाम है यादें अनलिमिटेड, और हम बात कर रहे थे विवेक काने जी सहज से। दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं होती, बल्कि और भी गहरी हो जाती हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है यादें अनलिमिटेड, अनकही कहानियाँ ज़िंदगी की। नमस्कार।